गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो हमने पिछली वर्कशीट इस हफ्ते में करी है, आज हम लोग उसको रिवाइज करेंगे। जो कि आपने पिछला जो चैप्टर पढ़ा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, आज हम थोड़ा सा ना उसका रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीजगणित की। तो बीजगणित में दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक होता है चर और एक होता है अचर। अब चर और अचर के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। चर संख्याओं में बेसिकली क्या होता है, ये जितने भी हमारे अल्फाबेट होते हैं, ए बी सी डी, ये सब जिनका मान स्थिर नहीं होता, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, उसको हम कहते हैं चर संख्याएं। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, सारे के सारे अल्फाबेट, ये सब आ जाते हैं आपके चर संख्याओं में। तो नेक्स्ट बात करते हैं अचर की। अचर में क्या आते हैं? अचर में आते हैं आपके डिजिट्स, नंबर्स, जिनका मान फिक्स होता है, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जो बदली नहीं जा सकती, वो होते हैं हमारे सारे अचर संख्याएं। तो इनके बारे में तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। ये हमारे बीजगणित के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं दोनों चीजें। तो जो हमारा बीजगणित है, वो दोनों वो चीजें इसी पर आधारित हैं। तो जैसा कि आपका चैप्टर का नाम है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले इससे पहले हम एक चर की बात करते हैं। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो आपका क्रिकेट का मैच है, एक बल्लेबाज है, उसने जो रन बनाए हैं उसको हम कहेंगे कि इसने अगर एक रन और बना लेता तो इसका शतक पूरा हो जाता। तो यहाँ पे मुझे तो नहीं पता कि इसके कितने रन हैं, तो अब हम इसको कैसे हल करेंगे। सपोज करो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि उसने बनाए हैं x रन, तो x रन। अब मैंने आपको बोला कि अगर एक रन और बना लेता तो इसका शतक पूरा हो जाता। तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, x रन में +1 कर दिया हमने, तो बराबर हो गया आपका 100। तो यहाँ पे इस चर का हल कैसे निकलेगा? x बराबर 100 - 1 दैट इज 99। तो आसानी से हमें पता चल चुका है कि उस बल्लेबाज ने कितने रन बनाए रहे हुए थे, 99 रन। तो ऐसे ही हमारी डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनको हम बीजगणित के आधार पर हम लिख सकते हैं, जो कि आप अब देखेंगे। मैं आपको कुछ हमारी डेली लैंग्वेज में हम कौन सी ऐसी बातें होती हैं जो हम मैथ्स की लैंग्वेज में उनको लिख सकते हैं। जैसे हम कंपेयर करें कि आपकी और आपके भाई की लंबाई एक समान है, मतलब हाइट एक समान है, या फिर इस किताब का रंग और मेरे कपड़ों का रंग एक जैसा है, या फिर आपके और आपके भाई के पास एक समान पैसे हैं। तो ये ही सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारी डेली लाइफ के, जो हम इसमें यूज़ कर। तो ये तो था एक चर की बात, लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो तो दो चरों पे आधारित है। तो क्यों ना अपने एग्जाम्पल को थोड़ा सा डिफरेंट किया जाए। अब मेरे पास एक बल्लेबाज ना होकर दो बल्लेबाज हैं। मैंने आपको बोला है कि दो बल्लेबाजों ने कुल मिलाकर 100 रन बनाए हैं एक साथ। तो अब ये बताइए कि हर एक बल्लेबाज ने कितने रन बनाए होंगे। तो आप हो गए ना कंफ्यूज, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मैं इसको गणितीय रूप में कैसे लिख सकती हूँ। सपोज इस बल्लेबाज ने बनाए हैं x रन, इसने बनाए हैं y रन। मैंने कहा है कि दोनों का मिला के हो गए 100 रन, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसे? x + y = 100। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो दो चर आ गए, अब इसको मैं x बराबर 100 - y भी नहीं लिख सकती, तो इसको हम हल कैसे करेंगे? तो यही हम पढ़ने वाले हैं अपने इस वाले चैप्टर में। चर वाले हमारे समीकरण हैं, उनका जो मानक रूप है वो कुछ इस तरह से है। तो उनका मानक रूप क्या है? a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा a2x + b2y + c2 = 0। तो ये है हमारे दो चर वाले समीकरण का मानक रूप। मतलब जो भी आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो कुछ इसी तरह से, इसी फॉर्म में आपकी समीकरण मतलब इक्वेशंस आएंगी। सो अब हम आगे अपनी बात करते हैं। जो हमारे दो चर वाले समीकरण हैं उनको मैंने दो रूप में बांटा हुआ है, एक है असंगत और एक है संगत। तो देखते हैं यहाँ पे टेबल।
संगत जो है वो दोबारा से दो में डिवाइड हो जाता है, एक अद्वितीय हल और एक अनंत हल। और जो असंगत है वो एक आता है जिसका कोई हल नहीं। तो अद्वितीय हल क्या होता है? अद्वितीय हल होता है जिस समीकरण का केवल एक हल निकले। तो सबसे पहले जो हमारे मानक रूप हैं उनका हम रेशो निकाल लेते हैं। तो जो अद्वितीय हल है वो आपका उसका क्या हो जाएगा, a1/a2 अगर b1/b2 के बराबर नहीं है तो उस केस में होता है हमारा अद्वितीय हल। और अगर a1/a2 बराबर b1/b2 के हो और बराबर c1/c2 के हो तो वो हो जाता है हमारा अनंत हल। और जहां पर पहले दो बराबर हैं और तीसरा बराबर नहीं है तो वहां हो जाता है कोई भी हल नहीं। तो ये है आपका पूरा मानक रूप और हम किस तरह से रेशो में डिवाइड करके तीन तरह की अपनी रेखाएं यहाँ पे निर्धारित करते हैं। पहली अद्वितीय हल होते हैं जहाँ पे एक हल आता है, दूसरा अनंत हल होता है जहाँ पे बहुत सारे हल निकल सकते हैं, जो कि आपने अभी पहले भी देखा था बैट्समैन वाले एग्जाम्पल में, और तीसरा होता है कोई हल नहीं, जहाँ पे इक्वेशंस का कोई भी हल नहीं निकलता है। अब हम लोग जो करने वाले हैं वो है दो चर में जो रैखिक युग्म होते हैं उनको हम हल कैसे करते हैं। तो उसकी कुछ विधियां होती हैं, तो वो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ। तो पहली विधि है आपकी प्रतिस्थापन, दूसरी है आपकी विलोपित विधि और तीसरी आती है आपकी समीकरण के युग्म में बदले जा सकने वाले। मतलब किस तरह से हम समीकरण जो है उसको छोटे से पार्ट में उसको चेंज कर देंगे, उसके बाद हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो बारी बारी से हम लोग बात करते हैं। पहला है आपका प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है। प्रतिस्थापन विधि में होता है आपका वहाँ पे हम चर संख्याओं को अपने अंकों के जैसा ही हम उनको मान लेते हैं। जैसा है आपका x + y = 7। तो यहाँ y को हम जैसे अंकों को हम उस तरफ ले जाके घटा या जोड़ कर देते हैं, तो ऐसे ही हम यहाँ कर देंगे x = 7 - y। तो यहाँ पे x का मान आ गया है 7 - y। तो इसी तरह से हम यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि में जो हमारी चर संख्याएं हैं हम उनको अंकों की तरह मान लेते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी विलोपित विधि। इसमें होता है जो दो बहुपद दे रखे हैं उनमें कोई भी एक चर को हम विलुप्त कर दें, उसको हम हटा दें उससे, ठीक है। और नेक्स्ट आपका आता है समीकरण के युग्म में बदले जा सकने वाले। उसमें जो हमारा समीकरण है उसको अपने रैखिक रूप में बदल देना। तो ये हम बारी बारी से देखेंगे कि किस तरह से इन्हें हम सॉल्व करते हैं। तो हम अब वन बाय वन इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहला था प्रतिस्थापन विधि। इसका एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं। सपोज करो आपके पास है x + y = 7 और दूसरा है 3x + 2y = 14। इस केस में मैंने आपको कहा था प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, हम चर को ही संख्या के रूप में मानते हैं। तो हम पहला अपना उठाते हैं इक्वेशन, यहाँ पे आ जाता है x = 6 - y। अब इसको हम दूसरी वाली इक्वेशन में लिख देते हैं 3x + 2y = 14 में। तो वहाँ आ जाता है 3 आगे x की जगह रख दिया 6 - y और +2y = 14। अब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके आ गया है 18 - 3y + 2y = 14। तो इसको हल करने पे आ जाता है हमारा y = 4। तो इस y = 4 को हमने पहली वाली इक्वेशन में डाल दिया x + y = 7 में। तो वहां से x आ जाता है आपके पास 2। तो देखा प्रतिस्थापन विधि में हमने कैसे ही चर संख्या को अपने संख्या के रूप में लिख के अपना ये पूरा हल निकाल लिया। नेक्स्ट आती है आपकी विलोपन विधि। अब विलोपन विधि में आप क्या करते हैं देखिए जरा। जैसे आपकी पहली इक्वेशन वही है x + y = 7, दूसरी है 3x + 2y = 14। तो इसमें हमको पहला वाला चर आपस में बराबर कर लेना है। तो यहाँ तो या तो x वाले आपस में बराबर कर लें या फिर y वाले आपस में बराबर कर लें। तो क्यों ना हम पहले वाली इक्वेशन में भी x को 3x बना दें। लेकिन अगर यहाँ पे मैं x को 3 से गुणा करूंगी तो मुझे पूरे बहुपद को 3 से गुणा करना होगा।
ऐसा नहीं है कि आप खाली 3 को x को 3 से गुणा करके आगे की चीजें एज इट इज लिख दो। तो हमको ये पूरा का पूरा 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो आपका आ जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 7×3 = 21। तो आपका देख रहे हैं आप कैसे पहला भी 3x हो गया, दूसरा भी 3x हो गया। तो वो दोनों कट के आपके पास बच गया है ऊपर 3y बराबर 7, नीचे बच गया है 2y बराबर 14। तो इस तरह से एक ही चर बच गया हमारा। तो इस तरह से आप विलोपित विधि में किसी एक चर को विलुप्त करके अपना आगे उसका मान निकाल सकते हैं। तो आगे आपका जो थर्ड आता है वो कुछ इस तरह की फॉर्म आएगी आपकी। तो अब इस तरह की जो फॉर्म है, यहाँ पे आप इसको यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि जो x और y है, जो चर संख्या है, वो बटे में दे रखी हैं। तो हमारा रैखिक तो है नहीं है। तो हम इन संख्याओं को रैखिक संख्या बनाएंगे, इनको हम रैखिक बहुपद बनाएंगे। तो यहाँ पे है 2/x प्लस 3/y बराबर 7 और नीचे है 7/x माइनस 3/y बराबर 2। तो यहाँ जो 1/x है हमने इसको p मान लिया और जो 1/y है हमने इसको q मान लिया। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएंगी। पहला आ जाएगा 2p प्लस 2q बराबर 7 और दूसरा वाला आ जाएगा 7p माइनस 3q बराबर 2। तो आ गई ना आपके पास रैखिक समीकरण। तो अब इन इक्वेशंस को आप सॉल्व करके अपने किसी भी मेथड से, या तो प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से, आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो यही थी आपकी 3 विधियां, जिनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।